नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। देश में एसआईआर का दूसरा चरण बिहार के बाद अब शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 12 राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो आज उसकी शुरुआत का दिन। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, गोवा और पश्चिमी बंगाल, साथ में कुछ केंद्र शासित प्रदेश जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी है। अब एसआईआर की इस प्रक्रिया से विपक्ष एक तरीके से जो है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पश्चिमी बंगाल में, बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने, महागठबंधन ने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं रोक पाए। 65 लाख मतदाताओं के हटने की खबर थी, लेकिन उसके बाद में 3 लाख मतदाता वेरिफिकेशन में और जुड़ गए। अब वो 3 लाख मतदाता कौन थे? आप उनको फर्जी वोटर कहिए या डुप्लीकेट वोटर कह सकते हैं या घुसपैठिए भी कह सकते हैं। अब उस स्थिति में जब हम ये कहते हैं कि विपक्ष, तो विपक्ष इसका साथ दे या इसके विरोध में खड़ा हो, अब इसके ऊपर जो है वो बड़ा संशय पैदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगा दिया। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी, अगर आप देखोगे पश्चिमी बंगाल में, तो पश्चिमी बंगाल में ना तो इसके विरोध में खड़ी दिखाई देती है, ना इसके समर्थन में, लेकिन टीएमसी जो है वो इसके विरोध में खड़ी दिखाई देती है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को भी अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि अब बहुत जल्द जो है वो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में वहां पर भी जो है वो विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की तरफ से आपने देखा था उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे के साथ आ गए, तो एक तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिसकी कल एक बड़ी रैली महाराष्ट्र में देखी भी गई। और साथ में जिस तरीके से राहुल गांधी एटम बम की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, और उसी तर्ज के ऊपर आदित्य ठाकरे, ठीक वैसे ही जो है वो आदित्य ठाकरे के लिए मंच तैयार किया गया। वो चलते हुए दिखाई देंगे और ठीक उसी तरीके से जो है वो स्लाइड दिखाई दे रहे, चलते हुए दिखाई दे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि देश को दूसरा गांधी, जिसको हम कहें कि दूसरा पप्पू, गांधी कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो दूसरा पप्पू जो है वो मिलने जा रहा है, इसमें कतई जो है वो कोई शंका नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जिस तैयारी के साथ बैठी हुई थी, बावजूद उसके, जब हम ये कहते हैं कि घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी थी, और क्यों खड़ी थी? क्योंकि पश्चिमी बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं 2026 में, और पश्चिमी बंगाल की लगभग 60 से 70 सीटें, चाहे वो बांग्लादेश से सटे हुए जिले हो, या फिर आप बात कर सकते हो उत्तर 24 परगना, दिनाजपुर की हम बात कर सकते हैं, कूच बिहार हो गया, इसके अलावा मुर्शिदाबाद हो गया। कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 45 से 50% तक है। तो 60 से 70 सीटों के ऊपर मुस्लिम मतदाताओं का जो फैक्टर होगा, वो इस चुनाव की, हम कह सकते हैं कि फिगर जो है वो हो सकता है। वो जिस तरफ जाता है वही पार्टी जो है वो सत्ता में आने, या हम कह सकते हैं कि सत्ता में काबिज होती है। तो एक कारण जो है वो ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, आपने देखा कि एसआईआर के इसके बाद में जिस तरीके से टीएमसी नेताओं की भाषा जो है वो सामने आने लगी है, जिसमें रामेंदु सिन्हा रॉय जो एक एमएलए हैं, अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी लोग टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने घरों के ऊपर टीएमसी के झंडे लगा ले, और अगर इन झंडों को, मतलब कहने का यह है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो उनके हाथ काट दूंगा, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर चाहे आप अभिषेक बनर्जी का जो है वो स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, या फिर फिराद हाकिम जो मंत्री भी है, आप उनकी जो है वो स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो वो भी यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर आपका कोई नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काट देगा तो उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा।
तो यह टीएमसी की भाषा है, और टीएमसी की इस भाषा का अंदाजा आप इससे भी लगाया जा सकता है, जब एसआईआर की प्रक्रिया की घोषणा हुई थी और वहां पर बीएलए को और बीएलओ, आपको पता ही है कि क्या प्रोसीजर होता है, तो जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो कर्मचारी थे जिनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, वो कर्मचारी जो है वो केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। और सुरक्षा की मांग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि टीएमसी के लोगों की भाषा और टीएमसी का जो पहले का जो इतिहास है, इससे पहले का, क्योंकि ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें आपने देखा होगा अब तक के इतिहास में, जहां जिस राज्य में जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं तो हारने वाली पार्टी के लोग जो है वो हिंसा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन पश्चिमी बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है, या हम कहें कि पहला इकलौता राज्य है, जहां पर जीतने वाला दल जो है वो गुंडागर्दी करता है। अब आप अगर इसको कांग्रेस के चश्मे से देखते हैं तो फिर आपको सुनना चाहिए कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीएमसी के लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही निशाना बनाते हैं। चुनाव के मद्देनजर वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाते हैं और डर का माहौल पैदा करते हैं। लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने से डरते हैं, जो दूसरी पार्टियों के समर्थक वर्ग से आते हैं। इसीलिए आपने देखा 2022 का विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद, क्योंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, पश्चिमी बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी की जो रैलियां विधानसभा चुनाव में थी, अगर आप उनकी भीड़ को उठाकर देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बेहद जो है वो चौंकाने वाले आए। कारण क्या था? कारण था टीएमसी की जो पकड़ है वो धरातल पे संगठन स्तर पर बड़ी मजबूत है, गांव तक। क्योंकि आज भी स्थिति यह है, अगर कोई पश्चिमी बंगाल को जानता है तो वहां पर अगर कोई मुद्दा होता है, कोई मैटर हो जाता है, तो टीएमसी के लोग, पुलिस थाने से पहले जो है वो टीएमसी के लोग बैठकर वहां पर पंचायत स्तर पर उसको सुलझाने का काम किया जाता है। और फिर उसके बाद में चुनाव प्रचार प्रक्रिया के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल बम चलाए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, किसी का हाथ काट दिए जाते हैं। इस तरीके के फुटेज तो जो है वो दुनिया भर के भरे पड़े हैं। और इससे भी अगर आपको ज्यादा समझना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा शारदा घोटाला, जिसमें टीएमसी के सांसद और नेता सीधे तौर से जुड़े हुए थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को, जिन्होंने उस केस डायरी को देने से लगातार जो है वो हम कह सकते हैं कि देरी करते रहे, और जब उनके खिलाफ जांच बैठी और उनको अरेस्ट करने की बारी आई तो ममता बनर्जी खुद सड़क के ऊपर धरना देकर बैठ गई। इसके अलावा आपको पता होगा शेख का जो ईडी की टीम जिसकी जांच के लिए गई थी, और जब उसकी जांच के लिए गई, संदेश खाली का मामला तो आप सभी को याद ही होगा, किस तरीके से उन अधिकारियों को जो है वो पीटा गया, उनके किसी के नाक तोड़ दिया गया, किसी के चेहरे पे घाव थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चुनाव आयोग की या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मसला था, यह उन एजेंसियों के लिए भी मसला बना हुआ था। और इसलिए लगातार जो है वो वहां पर भारी संख्या में इस तरीके का काम, जिसको फर्जी मतदाता बनाए गए, वो जोरों शोरों से हुआ। तो फिर सवाल यह उठता है कि सत्ता का संरक्षण होने के बावजूद आखिर ये घुसपैठिए अब भागने क्यों लगे हैं? क्योंकि उनको तो भागना नहीं चाहिए, ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। तो अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल जो है वो 45 लोगों को आते हुए बीएसएफ का हमने सुना है कि जब बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसपैठ करते हैं तो उस वक्त वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो भागते हुए पकड़ में आ रहे हैं। तो 45 जो है वो लोगों को एक साथ डिटेन किया है, और खबर है कि एक दो दिन में जो है वो लगभग 57 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो बांग्लादेश भागने की फिराक में बैठे थे। और अमित शाह लगातार जो है वो ये कहते आए हैं कि वो घुसपैठियों को जो है वो बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो आपने देखा गुजरात हो या दिल्ली हो, लगातार घुसपैठिए जो है वो पकड़ में आ रहे हैं। अब घुसपैठिए ममता बनर्जी और साथ में हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट का भी एक मैटर था जिसमें हमने वीडियो बनाया था कि दिल्ली से जो है वो एक महिला को परिवार सहित पकड़ के बांग्लादेश भेज दिया गया। और उसमें सवाल यह था कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स थी
जो बॉर्डर के ऊपर लगी हुई थी, जब बीएसएफ ने उसको हैंड ओवर किया होगा तो उसने कंफर्म भी तो किया होगा और उसके बाद में उनको बांग्लादेश में लिया होगा। लेकिन बावजूद इसके हाईकोर्ट ने जो है वो 30 दिन के भीतर उस महिला और उसके परिवार को वापस लाने का केंद्र सरकार को ऑर्डर तक दे दिया था। तो यह है हमारी न्यायपालिका। अब यहां पर अब समझने वाली बात यह है, क्योंकि पिछले अगर आप 3 महीने को देखोगे तो लगभग 8000 के आसपास ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जो बांग्लादेशी है। तो फिर ममता बनर्जी के इतने समर्थन के बावजूद ये भाग क्यों रहे हैं? तो भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें अगर वेरिफिकेशन करने की बारी आएगी, क्योंकि 12 दस्तावेज जो है वो चुनाव आयोग ने मांगे हैं और ऐसे में आधार कार्ड को तो मांगा नहीं। तो ये वो लोग हैं जो फर्जी मतदाता पहचान के साथ में राशन कार्ड भी बना हुआ है और आधार कार्ड भी बना हुआ है, और यह भारतीय लोगों के टैक्स के पैसे से जो भी सरकारी सुविधाएं इन लोगों को मिलती है, चाहे वो राशन वितरण योजना में हो, चाहे फिर वो दूसरे तरीके की योजनाएं हो जो गरीबों के लाभार्थी वर्ग को दिया जाता है, तो ये वो सुविधाएं लेते रहते हैं। अब इन घुसपैठियों को यह डर है कि अगर उनको वेरिफिकेशन में पकड़े गए तो उसके बाद में उनकी जो है वो सारे खाते, बैंकों में जो खाते खुलवाए गए हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, आधार कार्ड निरस्त हो जाएंगे, मतदाता सूची से उनका नाम तो जो है वो कटेगा ही, साथ में वोटर आईडी और राशन कार्ड के बंद होने से उनकी जो सुविधाएं जो मिल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो अब डर का जो माहौल है घुसपैठियों में वो साफ तौर से देखा जा सकता है, और रिपोर्ट्स ये कहती है कि अकेले पश्चिमी बंगाल में लगभग 10% आबादी जो है वो इन घुसपैठियों की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वोट बैंक और फिर कितनी बड़ी जो है वो समस्या भारत के लिए। अब यहां पर जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि इन लोगों को ये समझ में आ गया कि अब यहां पर रुकना जो है वो चुनाव से पहले, स्पेशली एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है इन लोगों के लिए, इसलिए वो बांग्लादेश जो है वो जाने का प्लान या मूड बना चुके हैं। तो अगला कदम हो सकता है, इनका अगला कदम ये हो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी तो शायद ये उसी आधार कार्ड के साथ वापस जो है वो पश्चिमी बंगाल में लौट आएंगे और इनके खाते में जो सरकारी सुविधाओं का पैसा है वो तो आ ही रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो यहां पर आप देखिए कि एक तरीके से इतना बड़ा समर्थन होने के बावजूद टीएमसी के जो अभी जो है वो सिटिंग एमएलए है या सांसद है, उनके समर्थन के बावजूद और इस तरीके की भाषा शैली जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, और ज्ञानेश कुमार जो है वो फिर भी टिके हुए हैं कि चुनाव में जो है ऐसा, चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी, बावजूद इसके घुसपैठिए जो है वो अपने आप अब जो है वो भागने की फिराक में लगे हुए हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।